नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए RSCIT की एक इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है। और इस क्लास के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा समय लूंगा नहीं हूँ आपका, सिर्फ 25% है आपके इसके अंदर, ठीक है। और मैं उम्मीद ये करूंगा आपसे कि आपके जो 25% मैं बता रहा हूँ आज, ये 25 के 25 सही होंगे। मतलब 25 के 25 आपको क्या करना है दोस्तों, सही जवाब देना है सभी का, ठीक है। तो जवाब कहाँ दोगे आप, कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट हो जाइए पहले से ही। तो पहला प्रश्न पढ़ देता हूं मैं, उसके बाद में आपको जवाब देना है। उसके बाद में अगर आप सही देते हो गलत देते हो, जो मैं जवाब देता हूं उसको मिलाना है फिर आपको, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा जो बच्चा 25 में 25 सही कर देगा, मैं जानूंगा कि उसकी तैयारी एकदम परफेक्ट है, ठीक है। अब पहला सवाल पूछ रहा है आपसे, यदि MS एक्सेल 2010 में, किसमें दोस्तों, यदि MS एक्सेल 2010 में किसी कॉलम में छात्रों के प्राप्तांक दिए गए हैं, मतलब एक किसी कॉलम में छात्रों के प्राप्तांक दिए गए हैं, ये आप ये जानना चाहते हैं कि कितने छात्र 60 से अधिक अंक प्राप्त कर चुके हैं और कौन सा फंक्शन उपयुक्त होगा, बताइए दोस्तों। मतलब सीधी सी बात, एक कॉलम है, ये कॉलम दे दिया आपको, इस कॉलम के अंदर कुछ छात्रों के नंबर दिए जा रहे हैं, ठीक है। नंबर मैं भर देता हूँ कुछ भी। तो जैसे मैंने मान लो नंबर फिल किया है यहाँ पे, जैसे किसी के 65 नंबर आ गए, किसी के 70 नंबर आ गए, किसी के 55 रह गए, किसी के 40 रह गए और किसी के 75 नंबर आ गए। तो अब आप ये पूछना चाहते हो कि भाई मतलब आपको देखना ये है भाई कि कितने छात्र ऐसे हैं या कितने छात्र 60 से अधिक अंक प्राप्त कर चुके हैं। तो इनको गिनना है भाई, इस मैं कौन सा फंक्शन लगाऊं जो मुझे गिन के बताएगा कि किन किन के नंबर 60 से ज्यादा है। तो भाई एक तो ये रहा 65, एक ये रहा 70, दो तो यही हो गए और तीन ये, तो तीन है ना, तो तीन कौन सा दिखाएगा फंक्शन, ये दिखाएगा, ये दिखाएगा दूसरे नंबर का, जैसे काउंट का दिखाएगा, काउंट इफ का दिखाएगा, सम इफ का दिखाएगा या इफ का दिखाएगा। बताइए दोस्तों कौन सा दिखाएगा। तो ये एक तरीके से शर्तों के आधार पर गिनना हो गया। तो ये दिखाएगा भाई काउंट इफ का फंक्शन, किसका दोस्तों, काउंट इफ का दिखाएगा। बी ऑप्शन इज राइट। क्या आएगा दोस्तों, बी ऑप्शन आएगा। काउंट का क्या करेगा भाई, संख्याएं गिनेगा, केवल संख्याएं गिनता है ये, संख्या गिनेगा केवल, इसको कोई मतलब नहीं है एक तरीके से कि भाई शर्तों के आधार पर गिनना है कि नहीं, केवल संख्या गिनेगा बिना शर्तों के आधार पे। काउंट इफ शर्तों के आधार पे चलता है, ठीक है। समीप क्या करता है, शर्तों के आधार पर जोड़ेगा, शर्तों के आधार पर जोड़ता है। क्या करता है दोस्तों, जोड़ता है। क्लियर है तक का, इफ का मतलब नहीं है इसमें कुछ भी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप पहले प्रश्न को, और पहले प्रश्न का आपका आंसर सही हो गया होगा। तो कितने बच्चों का पहला प्रश्न एकदम सही है भाई, जल्दी से बताइए मुझे। अब चलते हैं दूसरे की ओर। दूसरा है कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य भूमिका क्या होती है, केवल इंटरनेट चलाना, यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना, केवल फाइल डिलीट करना या केवल वायरस हटाना। दोस्तों यहाँ पे आएगा यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रदान करना। बी ऑप्शन इज राइट। ओके, दो प्रश्न आपके एकदम सही हो गए होंगे भाई। अब चलते हैं तीसरे की ओर। तीसरा प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा आप। ई गवर्नेंस के संदर्भ में B2G, अब B2G का मतलब क्या होता है, बिजनेस टू गवर्नमेंट सेवा का सही उदाहरण कौन सा है। नागरिक द्वारा आधार अपडेट, छात्र द्वारा परीक्षा फॉर्म, व्यापारी द्वारा सरकारी टेंडर ऑनलाइन भरना या पेंशन का आवेदन। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहाँ पे जो सही जवाब होने वाला है दोस्तों, वो होगा एक तरीके से व्यापारी द्वारा सरकारी टेंडर ऑनलाइन भरना। ओके, सी ऑप्शन इज राइट। क्लियर है तक का। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। ओके, इनका तो जवाब में आपको मिल ही गया होगा दोस्तों सभी का, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है हमारा, MS वर्ड 2010 में यदि आप किसी दस्तावेज के चयनित टेक्स्ट को दो कॉलम में बांटना चाहते हैं तो किस विकल्प का उपयोग करेंगे। आप चाहते हैं भाई जैसे न्यूज़पेपर आता है ना, वैसे आपको कॉलम वाइज डाटा चाहिए। जैसे मान लो अभी तो एक आपके पास डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में आपके पास में से एक पैराग्राफ है, दो पैराग्राफ है। आप चाहते हो कि ये जो पैराग्राफ मैंने टाइप कर रखे है ना, वो किसी डॉक्यूमेंट में, इसी डॉक्यूमेंट में दो भागों में बढ़ जाए। एक ये रहा डॉक्यूमेंट ऐसे कैसे पैराग्राफ, और दूसरा ऐसे दिखाई दे आपको। मतलब ऐसे आपको दो पैराग्राफ होनी चाहिए। तो एक पैराग्राफ है पूरा का पूरा, यहाँ पे एक पैराग्राफ ये रहा, एक कॉलम ये रहा सॉरी, और दूसरा कॉलम ये रहा। मतलब अभी तो एक कॉलम आ रहा है पूरा का पूरा, अब यहाँ पे दो कॉलम हो जाएंगे। तो ये कौन बांटना चाहेगा, पेज लेआउट टैब में जाकर के मार्जिन करेगा, इंसर्ट में टेबल करेंगे, या फिर पेज लेआउट से कॉलम करेंगे, या रिव्यू से लैंग्वेज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा पेज लेआउट से आप कॉलम में जाएंगे, ठीक है। पेज लेआउट टैब से कहाँ जाएंगे दोस्तों, कॉलम में जाएंगे। क्लियर यहाँ तक का। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन, ठीक है। मार्जिन की बात की जाए तो डॉक्यूमेंट का मार्जिन चार प्रकार का होता है,
ठीक है। जैसे मान लो आपके पास में ये आपके एक डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे ये मैंने कुछ लिख दिया दोस्तों, तो ये जो है ना ये तो आएगा टॉप, ये आएगा दोस्तों बॉटम मार्जिन, ठीक है। और ये आ जाएगा जो खाली जगह पड़ी है, खाली जगह पड़ी है ना, ये आ जाएगा राइट मार्जिन, और ये खाली जगह क्या जाएगी दोस्तों, लेफ्ट मार्जिन में आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे 4 मार्जिन आपके ऐसे हो जाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 5वें प्रश्न की ओर। 5वां है कंप्यूटर मेमोरी में कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। कंप्यूटर मेमोरी में कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। स्थायी डेटा संग्रह, प्रोसेसर की गति बढ़ाने के लिए बार बार उपयोग होने वाला डेटा रखना, केवल बैकअप लेना, या इंटरनेट कनेक्शन देना। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। कंप्यूटर मेमोरी में कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा प्रोसेसर की गति बढ़ाने के लिए बार बार उपयोग होने वाला डेटा रखना। प्रोसेसर की गति बढ़ाने के लिए बार बार उपयोग होने वाला डेटा रखना। बी ऑप्शन इज राइट। क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन होगा। प्रोसेसर की गति बढ़ाने के लिए बार बार उपयोग होने वाले डेटा रखना। ओके, वैसे तेज मेमोरी होती है ये, और ये काम करती है दोस्तों सीपीयू के और रैम के बीच में काम करती है, मतलब रैम मेमोरी और सीपीयू के मध्य काम करती है, और ये जो सीपीयू होता है ना उसको तेजी से डेटा प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो दोस्तों 5 में से आपके कितने सही हो गए हैं जल्दी से मुझे बताइएगा। अब चलते हैं दोस्तों छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है यदि कोई अनाधिकृत व्यक्ति आपके कंप्यूटर सिस्टम में बिना अनुमति प्रवेश करता है तो इस अपराध को क्या कहा जाता है। फिशिंग, स्पैमिंग, इनक्रिप्शन या हैकिंग। बताइए दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति बिना अनाधिकृत उपयोग करता है एक तरीके से, तो क्या कहा जाएगा दोस्तों इसको। तो सीधी सी बात है दोस्तों, इसको कहा जाएगा हैकिंग। क्या कहा जाएगा दोस्तों, हैकिंग कहा जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट। ओके, हैकिंग कहा जाएगा दोस्तों। और फिशिंग क्या होता है भाई, ईमेल के जरिए या वेबसाइट के जरिए आपकी संवेदनशील जानकारी चुराना, मतलब जानकारी चुराना आपकी क्या कहलाएगा दोस्तों, फिशिंग कहा जाएगा। और स्पैमिंग क्या कहा जाएगा दोस्तों, या स्पैमिंग का कहा जाएगा दोस्तों कि भाई आपको है ना बिना काम के बहुत सारे ईमेल सेंड करना। ठीक है, बहुत सारे ईमेल सेंड करना है, बहुत सारे कॉलिंग करना, एक तरीके से कहलाएगी दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है हमारा MS पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड ट्रांजैक्शंस का उपयोग मुख्य रूप से क्यों किया जाता है। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने का प्रभाव देने के लिए, स्लाइड में टेक्स्ट लिखने के लिए, केवल चित्र जोड़ने के लिए, प्रेजेंटेशन सेव करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे आएगा एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने का प्रभाव देने के लिए, मतलब ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाने में OTP वन टाइम पासवर्ड का क्या योगदान होता है। भुगतान की गति कम करना, अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करना, इंटरनेट बंद करना, या पासवर्ड रखना। दोस्तों यहाँ पे आएगा अतिरिक्त सुरक्षा परत प्रदान करना। बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क में वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण कौन सा है। स्कूल लैब नेटवर्क, घर का वाईफाई, इंटरनेट, या ब्लूटूथ नेटवर्क। ब्लूटूथ नेटवर्क किस में आएगा भाई, पैन में आता है, वैन में नहीं आता है। ये किस में आता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, क्या आएगा, मुझे लगता है कि आपको पता लग गया होगा आंसर का, इंटरनेट आएगा दोस्तों। क्या आएगा दोस्तों, इंटरनेट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है हमारा MS एक्सेल में यदि किसी सेल में मैक्स A1 से A10 लिखा है, क्या लिखा है दोस्तों, मैक्स A1 से A10 लिखा है, तो क्या ये क्या करेगा। बताइए दोस्तों, न्यूनतम मान दिखाएगा, औसत निकालेगा, अधिकतम मान दिखाएगा, या सभी जोड़ देगा। बताइए दोस्तों क्या आएगा। तो यहाँ पे अगर मैक्स लिखा हुआ है तो ये क्या करेगा, अधिकतम मान दिखाएगा। क्या दिखाएगा दोस्तों, अधिकतम मान दिखाएगा। अगर औसत निकालता तो एवरेज लिखा होता। क्या लिखा था दोस्तों, इक्वल के बाद में एवरेज लिखा होता औसत निकालने के लिए, AVE। एक मिनट हटा देता हूँ इसको मैं, ऐसे लिखा होता, इसको हटाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे लिखा होता दोस्तों इक्वल AVERAGE, एवरेज है ना, और यहाँ पे आता A1 से A10, ऐसे लिखा होता तो क्या निकालता दोस्तों, औसत निकालता। न्यूनतम मान कब आता, जब इस फॉर्मूले में मैक्सिमम की जगह MIN लिखा होता, मिनिमम लिखा होता ना भाई, तो ये क्या दिखाता भाई, A1 से A10, ये क्या दिखाएगा फिर आपका न्यूनतम मान दिखाता। और बात करें जो उसको सभी जोड़ देगा,
तो सभी कब जोड़ता है, जब लिखा होता है ना इक्वल SUM सम ब्रैकेट चालू A1 से A10 लिखा होता है ना, तब ये क्या करता दोस्तों, सभी को जोड़ देता। तो अभी क्या दिखाएगा दोस्तों, ये अधिकतम मान दिखाएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्या करता है दोस्तों, अधिकतम मान के लिए काम करता है। ओके, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा 10वां प्रश्न। तो बताइए 10 में से अभी तक कितने प्रश्न एकदम सही कर दिया आपने भाई, जल्दी से बताइएगा मुझे। अब चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, राजस्थान SSO सिंगल साइन ऑन का मुख्य लाभ क्या है। अलग अलग यूजर आईडी बनाना, एक ही लॉगिन से कई सरकारी सेवाओं का उपयोग, केवल ईमेल भेजना या केवल बैंकिंग सुविधा। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों एक ही लॉगिन से कई सरकारी सेवाओं का उपयोग। बी ऑप्शन इज राइट। 12वां प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या होता है। कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या होता है। वायरस को पहचानना और हटाना, कंप्यूटर को धीमा करना, फाइलों को डिलीट करना, हार्डवेयर में बदलना। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों, ये होता है वायरस को पहचानना और हटाना। ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पूछ रहा है वेब ब्राउजर का मुख्य कार्य क्या है। वेबसाइट बनाना, इंटरनेट पर वेब पेज देखने की सुविधा देना, वायरस बनाना या डाटा इनक्रिप्ट करना। दोस्तों यहाँ पे आएगा इंटरनेट पर वेब पेज की सुविधा देना। इंटरनेट पर वेब पेज की सुविधा देना। बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी ईमेल के साथ संदिग्ध लिंक या अटैचमेंट हो तो सबसे सुरक्षित उपाय क्या है। तुरंत खोलना, किसी को भेज देना, उसे न खोल करके डिलीट करना, डाउनलोड करके सेव करना। दोस्तों यहाँ पे आएगा उसे न खोल करके डिलीट करना। सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है वैसे ही, है ना। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनपुट डिवाइस का मुख्य कार्य क्या है। इनपुट डिवाइस का मुख्य कार्य क्या है। डेटा दिखाना, डेटा प्रिंट करना, इंटरनेट देना या कंप्यूटर को निर्देश देना। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। क्या होगा भाई सही जवाब इसका। इनपुट डिवाइस का मुख्य कार्य क्या है, डेटा कंप्यूटर को निर्देश देना होता है दोस्तों। क्या होता है, कंप्यूटर को निर्देश देना होता है। क्लियर यहां तक का। अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। रोम मेमोरी की विशेषता क्या है। बताइए दोस्तों क्या विशेषता है। बिजली जाते ही डेटा नष्ट, स्थायी डेटा संग्रह, बहुत धीमी, केवल अस्थायी। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों स्थायी डेटा संग्रह। ओके, बिजली जाते ही डेटा नष्ट किसकी पहचान है, ये रैम मेमोरी की पहचान होती है। किसकी दोस्तों, रैम की होती है। क्लियर यहाँ तक का। रोम का पूरा नाम होता है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। सभी को पता होगा, मुझे पता है, लेकिन जो बच्चे नए हैं उनको ध्यान होना चाहिए बात का। और रैम जो है वो भी दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना, MEMORY। ओके, क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है, जनाधार योजना का उद्देश्य क्या है। जनाधार योजना का उद्देश्य क्या है। केवल पहचान, सरकारी योजनाओं का लाभ परिवार तक पहुंचाना, केवल वोटर आईडी या पासवर्ड बनाना। सरकारी योजनाओं का लाभ परिवार तक पहुंचाना। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। जनाधार में कितने अंक होते हैं भाई, कितने अंक की पहचान होती है, पता होना चाहिए आपको। 10 अंक होते हैं दोस्तों। कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं। क्लियर। अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की ओर। फायरवॉल का उपयोग क्यों किया जाता है। नेटवर्क की सुरक्षा के लिए, इंटरनेट बंद करने के लिए, गेम खेलने के लिए या फोटो एडिट के लिए। दोस्तों यहाँ पे आएगा नेटवर्क सुरक्षा के लिए। किसके लिए दोस्तों, नेटवर्क सुरक्षा के लिए काम आएगा। ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें सवाल की ओर। 19वां सवाल है भाई हमारा, 19वां सवाल आ गया। MS वर्ड में कंट्रोल बी शॉर्टकट किसके लिए होता है। MS वर्ड में कंट्रोल बी शॉर्टकट किसके लिए होता है। तो ये होता है भाई साहब बोल्ड करने के लिए। किसके लिए दोस्तों, बोल्ड करने के लिए। कंट्रोल बी मतलब क्या होता है, गहरा करना, बोल्ड करना। सेव करने के लिए कंट्रोल S का उपयोग करेंगे हम। अंडरलाइन के लिए कंट्रोल U का उपयोग करेंगे हम, कंट्रोल के साथ में U का उपयोग करेंगे। इटैलिक के लिए कंट्रोल के साथ में हमको प्रयोग करना पड़ेगा I का। किसका दोस्तों, I का करेंगे। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें प्रश्न की ओर। IP एड्रेस का उपयोग क्यों आवश्यक है। पासवर्ड के लिए, डिवाइस की पहचान के लिए, रैम बढ़ाने के लिए या स्क्रीन लॉक करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे आएगा डिवाइस की पहचान के लिए। किसके लिए दोस्तों, डिवाइस की पहचान के लिए। बी ऑप्शन इज राइट।
अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें की ओर। एलईडी मॉनिटर का मुख्य लाभ क्या है? एलईडी मॉनिटर का मुख्य लाभ क्या है? अधिक बिजली खपत, भारी वजन, केवल श्वेत श्याम, या फिर कम बिजली खपत और बेहतर ब्राइटनेस। तो यहाँ पे आएगा कम बिजली खपत और बेहतर ब्राइटनेस आएगा दोस्तों। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि एलईडी का पूरा नाम क्या है भाई? क्या नाम है पूरा एलईडी का? किसी को पता है क्या आप में से? एलईडी का पूरा नाम क्या है भाई? तो एलईडी का पूरा नाम होता है दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एलईडी का पूरा नाम आपके लिए, लाइट, LIGST, लाइट इमिटिंग ओके डियोड। लाइट इमिटिंग डियोड क्या होती है दोस्तों? एक तरीके से एलईडी की मुख्य लाभ होता है। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों आज के 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है, पैन कार्ड का मुख्य उपयोग क्या है? पैन कार्ड का मुख्य उपयोग क्या है? पहचान पत्र, आयकर से संबंधित कार्य, ड्राइविंग या पासपोर्ट। दोस्तों यहाँ पे आएगा आयकर से संबंधित कार्य, आयकर से संबंधित कार्य दोस्तों। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 23वां आज का। ध्यान से देखिएगा 23वां प्रश्न क्या है दोस्तों। ईमेल में सीसी का क्या अर्थ है, या क्या अर्थ क्या है? बताइए दोस्तों, क्या अर्थ है सीसी का? दोस्तों ईमेल की बात की जाए तो ईमेल में जो सीसी का अर्थ होता है वो होता है दोस्तों कार्बन कॉपी। क्या होता है दोस्तों? कार्बन कॉपी होता है। कार्बन कॉपी कहाँ है भाई? ये रहा लास्ट में कार्बन कॉपी। ठीक है, क्लियर है तक का? ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 23वें सवाल, 23 नहीं 24वें सवाल की ओर चलते हैं। विंडोज में रिसाइकल बिन का उपयोग क्यों किया जाता है? फाइल स्थायी डिलीट, वायरस स्टोर, बैकअप, अस्थायी रूप से हटाई गई फाइल को रखना। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा अस्थायी रूप से डिलीट की फाइलों को रखना। एक बात ध्यान रखना, रिसाइकल बिन को कंप्यूटर का कचरा पात्र कहा जाता है दोस्तों। कंप्यूटर का कचरा पात्र कहा जाता है, कचरा पात्र कहा जाता है। ठीक है, डस्टबिन बोल सकते हो, जहाँ पे जो अनवांटेड फाइलें आप डिलीट कर देते हैं वो फाइलें स्टोर हो जाती हैं और वापस से दोस्तों वहाँ से हम बैकअप कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? बैकअप। लेकिन सवाल ये भी आ सकता है कि मान लो आप कोई डिलीट कर रहे हैं फाइल, किसी कंप्यूटर में से किसी फाइल को डिलीट कर रहे हैं, लेकिन वो परमानेंट डिलीट होनी चाहिए, तो कौन सी शॉर्टकट की काम आएगी दोस्तों? तो परमानेंट हटाने के लिए, कि रिसाइकल बिन में नहीं जाए, परमानेंट हटाने के लिए, कि वो रिसाइकल बिन में नहीं जाए, तो हटाने के लिए किसका यूज करेंगे? परमानेंट हटाने के लिए शिफ्ट के साथ में डिलीट का यूज करेंगे। किसका दोस्तों? शिफ्ट के साथ डिलीट का यूज करेंगे परमानेंट हटाने के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर वो रिसाइकल में नहीं जाएगी दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आज के 25वें सवाल की ओर। आज का अंतिम सवाल है भाई, ध्यान से देखिएगा। गूगल क्रोम क्या है? सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या एंटीवायरस है? जल्दी से बताइएगा मुझे, क्या है यहाँ पे गूगल क्रोम? दोस्तों गूगल क्रोम की बात की जाए तो एक तरीके से वेब ब्राउजर है दोस्तों। क्या है दोस्तों? वेब ब्राउजर है। ओके, तो ये थे दोस्तों आज की क्लास के 25 प्रश्न, और इन 25 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न एकदम सही हो चुके हैं भाई, कंप्लीट तरीके से सही हो चुके हैं? जल्दी से मुझे बताइएगा। ठीक है, और कुछ नए बच्चों को सवाल आ रहा था कि सर पेपर में कितने प्रश्न आते हैं, कितने प्रश्नों में पास हो जाएंगे हम, और कितने घंटे का समय हमको मिलता है? तो जाते जाते बस संक्षिप्त रूप में देख जाइएगा कि आपका जो पेपर होगा ना भाई, पेपर, उसमें आपको 35 प्रश्न मिलेंगे, 35 प्रश्न मिलेंगे आपको। ठीक है, उनको समय मिलेगा आपको 1 घंटे का, मतलब 1 घंटे में आपको करना पड़ता है पूरा पेपर, 1 घंटे का समय मिलेगा। और पास होने के लिए, आप चाहते हो सिर्फ पास हो जाऊं मैं तो 14 प्रश्न आपको सही करने पड़ेंगे। ठीक है, 14 प्रश्न सही करने वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? पास हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, नेगेटिव जो मार्किंग है ना वो नहीं होगी दोस्तों। तो पूरे प्रश्न करके आना, आपका कुछ कटेगा तो है नहीं, लेकिन बात ये है जब 35% आप करके आओगे तो हो सकता है 2-4 प्रश्न और एक्स्ट्रा सही हो जाए। तो पूरा प्रश्न करके आना है। समय का इसमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 1 घंटा पूरा हो जाता है, आपके 25-26 क्वेश्चन हो पाते हैं। तो विशेष ध्यान रखना है समय का प्रश्न करते टाइम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ जाएगा आपका। आपका जो पेपर होगा वो होगा दोस्तों OMR पे, OMR सीट पे होगा, ऑफलाइन होगा। ठीक है, ऑफलाइन OMR सीट पे होगा, ध्यान रखना। कई लोग बोलते हैं सर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, तो ऑफलाइन होगा, OMR सीट पे होगा। ठीक है, 4 गोले मिलेंगे आपको, 1 गोला काला करना है, जो भी है ना एक तरीके से, वो तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, और इस क्लास को उन बच्चों के साथ शेयर कर दो जिनकी एग्जाम है भाई। ठीक है, और आप भी सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। ओके, बाय।